हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के बारे में बात किया था, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर, जिसको सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं या घोल या विलयन के नाम से जानते हैं, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा ये चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोगों ने बहुत पहले ही सुना होगा। क्लास 9th में, क्लास आपको 7th में भी सुनने को मिला होगा, क्लास 6th में भी सुनने को मिला होगा कि सॉल्यूशन क्या है, यानी घोल किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि घोल और विलयन तो हमने पढ़ा हुआ है और उसके मोटे मोटे तौर पे हमको जानकारी भी है, लेकिन क्लास 12th में अगर इस चैप्टर को दिया गया है, इसका मतलब कि कई टॉपिक जो हैं इससे निकल के सामने आएंगे, जिसमें हम लोग कई तरह के कंसेप्ट भी नए नए पढ़ेंगे। जैसा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कंपोनेंट के बेस पे हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। और सॉल्यूशन जो है, इसमें हम लोग हेनरीज लॉ को पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ को पढ़ेंगे, और ये डाल्टन्स लॉ से कितना ज़्यादा डिफरेंट होगा उससे रिलेशन हम लोग निकाल के पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें कंसंट्रेशन निकालना सीखते हैं। कंसंट्रेशन जो कि क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, जब आपको मूल कंसेप्ट पढ़ाया गया होगा, मोलारिटी पढ़ाया गया होगा, मोलालिटी पढ़ाया गया होगा, नॉर्मेलिटी पढ़ाया गया होगा, मूल फ्रैक्शन पढ़ाया गया होगा, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ाया गया होगा, पार्ट्स पर बिलियन पढ़ाया गया होगा, एंड सो ऑन। तो आपने ये चीज़ देखा है। अब इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा डिटेल लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर को आसानी से समझा जाए, और इसके कई तरह के क्वेश्चंस जो जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड्स हो या आपके बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक बोर्ड के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ज़्यादातर वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है उससे न्यूमेरिकल का चांस ज़्यादा होता है आने का। ठीक है, और कई जगह डायरेक्ट कंसेप्ट जो है वो मैच करता है। इस चैप्टर से कुल मिला जुला के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके आसानी से बोर्ड एग्जाम्स में बन जाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जैसा कि चैप्टर है हमारा घोल और विलयन, सॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको घोल बोलते हैं या विलयन बोलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि कब इसको घोल बोलेंगे और कब विलयन बोलेंगे, दोनों बोलने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो कब हम लोग इसको विलयन बोल रहे हैं, कब घोल बोल रहे हैं, ये देखते हैं। इसमें मेजर फॉर्म हमारा क्या होता है कि एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। ठीक है, इसको जब दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक, तो सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है, ये क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है, इनके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। और सॉल्वेंट को हम लोग बोलते हैं घोलक या विलायक, ये ध्यान रखना है। सॉल्यूट को हम लोग घुल्य बोलते हैं या विलेय बोलते हैं। जब इनसे बनता है तो हम लोग घोल बोलते हैं या विलयन बोलते हैं। अब यहाँ सीखना है, स्टार्टिंग में ही सीख लेना है कि जब हम लोग सॉल्वेंट को हिंदी में घोलक बोले और सॉल्यूट को घुल्य बोले, तो हम लोगों का सॉल्यूशन का जो हिंदी होगा वो होगा घोल। यानी घोलक घुल्य जब मिलेगा तो क्या बनेगा, घोल बनेगा। लेकिन जब विलायक और विलेय मिलेगा तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। ये मेजर डिफरेंस है। किसी किसी बुक में आप देखिएगा विलायक दिया गया होगा, किसी में विलेय दिया गया होगा, किसी बुक में घोलक और घुल्य दिया गया है। तो ये बुक पे डिपेंड करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात एक ही है। चाहे घोलक बोला जाए तो या विलायक बोला जाए, घुल्य बोला जाए या विलेय बोला जाए, और इनसे जो बनता है घोल, उसको घोल बोले या विलयन बोले, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। अब ये घोल जो है, ये कंसेप्ट आया कहाँ से, तो इस कंसेप्ट के एकदम हम लोग जड़ पे चलते हैं, बेसिक तौर पे चलते हैं कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से। तो सबसे पहला हमने ये देखा होगा आपने भी कि मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आप देखेंगे
कि हम उसमें दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक वर्गीकरण, और केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब रासायनिक वर्गीकरण। ठीक ना। तो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में आप देखिएगा कि ये होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। कैसा क्लासिफिकेशन है, तो जो आसानी से हम लोग इसको क्लासिफाई कर दें, आसानी से क्या हो जाए कि बता दें कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, देख के बता सकते हैं, छू के बता सकते हैं। यानी हमारे फिजिकल अपीयरेंस से जो क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण हो जाता है, हम लोग उसको भौतिक वर्गीकरण का नाम देते हैं। लेकिन रासायनिक वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसमें एज ए प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर की बात करते हैं। यानी कि जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, तो ये आ जाता है प्योर मैटर। प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध, शुद्ध पदार्थ, और इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध पदार्थ, है ना। तो प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। अब प्योर किसको बोलते हैं? तो प्योर का मतलब हमने पिछले सॉलिड स्टेट में भी डिस्कस किया हुआ था कि प्योर का मतलब वैसा सब्सटेंस, वैसा मैटर जो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन करने के बाद या पहले भी उसमें खुद एक अपना आइडेंटिकल और यूनिक प्रॉपर्टी होता है। यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें खुद का एक स्पेशल गुण हो, जो दुनिया में किसी से मैच नहीं करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर मैटर बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी आपको तत्व दिख रहे हैं वो सब शुद्ध पदार्थ हैं। लेकिन जो यौगिक बन रहे हैं वो भी शुद्ध हैं। कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन से, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन से उसका प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बन तो रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मैच नहीं करता है। क्लियर? कैसे प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है? तो कार्बन में एक सिंपल सा एक उसका गुण समझिए कि कार्बन जलता है, ऑक्सीजन क्या करता है? जलाने में सपोर्ट करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है गैस, वो क्या करता है? आग बुझाने में मदद करता है। तो यानी कि कार्बन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वो बुझाता है। यानी एक में जलने का गुण है, एक में जलाने का गुण है, जब दोनों मिल गया तो बुझाने का गुण आ गया। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक शुद्ध पदार्थ है, एक उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ गया जो कि ना ही कार्बन से मैच कर रहा है, ना ही ऑक्सीजन से मैच कर रहा है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? शुद्ध पदार्थ है, प्योर मैटर है। ठीक है, इसीलिए हमने बोला है कि द मैटर विच हैव यूनिक और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्योर मैटर। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं ये प्योर हो गया, तो प्योर में एलिमेंट आ गया, कंपाउंड आ गया। एलिमेंट के 3 टाइप होते हैं, तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। और कंपाउंड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हमको इस पार्ट से कोई भी मतलब नहीं है, हमको यहाँ देखना है। तो यहाँ क्या है भाई? अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं? तो अशुद्ध पदार्थ का मतलब वो पदार्थ हुआ जिसको मिलाने के बाद पहला प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है, कुछ नया प्रॉपर्टी नहीं आया। जैसे समझिए, चीनी ले लिए और पानी ले लिए। चीनी और पानी को अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा? चीनी पानी का घोल बनेगा, कुछ नया गुण नहीं आ रहा है। मतलब ये कि जब आप उसको पिएंगे तो क्या खट्टा लगेगा? नहीं। क्या नमकीन लगेगा? नहीं। क्या तीखा लगेगा? नहीं। कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। किस टाइप का मीठा लगेगा? अगर आपने चीनी मिलाया तो चीनी वाला मीठा लगेगा। ठीक है, अगर आपने गुड़ मिलाया है तो गुड़ वाला मीठा लगेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि पानी के साथ जब वो मिल रहा है, वाटर के साथ जब वो मिलाया जाता है तो कोई एक नया गुण उसमें नहीं आता है, उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। यानी कि 2-3 हमने अवयव कंपोनेंट्स लिए, सबको मिला दिया, और मिलाने के बाद देख रहे हैं तो उन सब का गुण दिख रहा है, कोई नया गुण नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। अब अशुद्ध पदार्थ क्या हो गया? तो अशुद्ध पदार्थ हम लोग देखते हैं यहाँ मिक्सचर। मिक्सचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो अब मिक्सचर जो होता है वो कितने टाइप का होगा? तो मिक्सचर किसको बोलते हैं? तो जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ, यानी कि when 2 or more कंपोनेंट्स
मिक्स्ड इन एनी मास रेशियोज, किसी भी मास रेशियो में अगर हम मिला दें तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, तो आप ठीक से समझिएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन हम लेते हैं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसका मास रेशियो कितना है 12:32 का मास रेशियो है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन चीनी और पानी के घोल बनाने के लिए कोई मास फिक्स है क्या? नहीं। कैसे? तो 100 ml आप पानी लेते हैं या 1 लीटर आप पानी लीजिए, 1 लीटर पानी में आप 100 ग्राम चीनी को मिला दीजिए, क्या बनेगा? चीनी पानी का घोल ही बनेगा। 200 ग्राम चीनी को मिला दीजिए 1 लीटर पानी में, क्या बनेगा? चीनी पानी का घोल ही बनेगा। 300 ग्राम चीनी को मिला दीजिए 1 लीटर पानी में, क्या बनेगा? चीनी पानी का घोल ही बनेगा। यानी कि अमाउंट कोई फिक्स नहीं है। तो जब अमाउंट कोई फिक्स नहीं है तो हम लोग इस टाइप के पदार्थ को क्या बोलते हैं? इस टाइप के मैटर को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी, हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विसमांगी। विसमांगी, तो समांगी जो होता है वो होता है सॉल्यूशन, और विसमांगी जो होता है वो कोलोइड। कोलोइड को कोलोइड ही बोलते हैं हिंदी में भी, और सस्पेंशन को हम लोग निलंबन के नाम से आपने सुना होगा, क्लास 9th में ये आइडिया दिया गया होगा। कोलोइड भी पढ़ना है, वैसे हम लोगों को कोलोइड भी पढ़ना है। हमारा जो 5वां चैप्टर है, सीबीएसई में तो ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन बिहार बोर्ड में ये चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों को पूरा कोलाइडल स्टेट के बारे में पढ़ना है, तो घबराना नहीं है, ये भी टॉपिक हम लोगों को कवर करना है, बिल्कुल बेहतर तरीके से करना है। ठीक, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो कौन सा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अब होमोजीनियस के बारे में आगे बात करते हैं, पहले इसके डिफिनीशन को देखते हैं। डिफिनीशन देखने के बाद हम लोगों को खुद पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। एकदम आसान डिफिनीशन बनाया गया है और उसके एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अब हम लोग घोल ही बोलेंगे, घोल या विलयन, क्योंकि विलयन अब कई सारे बुक में नहीं मिलता है, घोल ही ज़्यादा मिलता है, तो हम लोग अब घोल ही बात करेंगे। एक ही इसका हिंदी अभी जानते हैं। वैसे ये बात समझ लीजिए कि घोल कही है या विलयन, बात एक ही है। ए होमोजीनियस नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। जैसे हिंदी क्या हुआ? किन्हीं 2 या 2 से अधिक अवयवों के अक्रियाशील समांगी मिश्रण, किन्हीं 2 या 2 से अधिक अवयव अक्रियाशील समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? घोल या विलयन कहते हैं। तो अब ये 4 टॉपिक हमारे सामने हैं, इन चारों टॉपिक को समझने का पूरा कोशिश करना है, और ये जब समझेंगे तभी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन समझ में आएगा कि क्या है। तो पहली बात हम लोग करते हैं होमोजीनियस, समांगी। ये जो है आप देखिए होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब क्या? जीन का मतलब क्या हो गया? पार्ट। समांगी ये बना है सम प्लस अंग, समान अंग, ठीक ना, समान प्लस अंग, यानी कि इक्वल पार्ट है। इक्वल पार्ट का मतलब क्या हुआ? कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल सॉल्यूशन या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल। क्या इसका मतलब है समझते हैं। जैसे चीनी और पानी का आप घोल बनाते हैं, ठीक है। चीनी पानी का जब आप घोल बनाते हैं तो ग्लास आपने लिया और ग्लास में क्या किया कि चीनी को मिला दिया, पूरा स्टीयरिंग कर दिया, आपने उसको चला दिया, और चलाने के बाद आप क्या करते हैं कि एक जगह से कहीं से ग्लास के छोर से उठा के टेस्ट आप कर रहे हैं, फिर दूसरे जगह से कहीं से ग्लास के छोर से उठा के टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, चीनी के जो कण हैं, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, वो पूरे पानी में क्या हुआ है? पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाके डिप कर चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो सब जगह पानी में जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा।
और जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी कि बराबर रूप से चारों तरफ वितरित हुआ है, उनका वितरण हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, होमोजीनियस, समांगी। क्लियर। दूसरी बात हम लोग करते हैं नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग कोई भी जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन चूंकि किससे डिपेंड कर रहा है, मिक्सचर है, तो सॉल्यूशन अगर मिक्सचर है इसका मतलब क्या है कि वो नॉन रिएक्टिंग तो होगा ही। अगर रिएक्शन हो जाता तो वो क्या मिक्सचर होता, नहीं होता, हम लोग उसको तो प्योर में पढ़ने लगते। तो ये नॉन रिएक्टिंग होता है, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता है। चीनी पानी डाले, चीनी पानी का घोल मिला, चीनी नमक डाले, चीनी नमक का घोल मिला, अल्कोहल में पानी मिलाए तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो बना पानी के साथ वही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इथेनॉल डाल दिए तो दूसरा कुछ बन गया पानी के साथ। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग मिक्सचर। तो नॉन रिएक्टिंग में नो एनी केमिकल रिएक्शन ऑकर्स अमंग द कंपोनेंट्स, जो हम अवयव मिलाते हैं उनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक। मिक्सचर किसको बोलते हैं, तो कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड इन एनी मास रेशियो, जैसे अभी हम तुरंत बताए थे कि चूंकि किसी भी मास रेशियो में हम मिला सकते हैं, यानी कि चीनी पानी का घोल बनाना है तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि 1 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में हमको 100 ग्राम चीनी मिलाना है या 400 ग्राम चीनी मिलाना है। आप 100 ग्राम चीनी मिला लीजिए 1 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में, चीनी पानी का घोल बनेगा। आप 1/2 kg मिला लीजिए शुगर 2 लीटर पानी में, क्या बनेगा, चीनी पानी का घोल ही बनेगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब बात हम लोग करते हैं कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, अवयव, यानी जो चीज हम मिलाते हैं। नंबर ऑफ सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन सॉल्यूशन। तो अब कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ भाई, तो कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन है किसी सॉल्यूशन के, तो मेजर कंपोनेंट्स हमारे सॉल्यूशन के जो होते हैं वो, जैसे हम लोग बात करें कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो ये क्या हुआ, ये हो गया कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2। बात समझ में आ रहा है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी पानी और चीनी का हम घोल बना रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, शुगर सॉल्यूशन बन रहा है। लेकिन कंपोनेंट कौन कौन है, पानी है, चीनी है, यानी कि जो चीज सॉल्यूशन बनाने के लिए चाहिए, जो पदार्थ हम सॉल्यूशन बनाने के लिए, घोल बनाने के लिए लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल है यहाँ। तो सॉल्वेंट हो गया, कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं अवयव, कंपोनेंट 1, ये हो गया कंपोनेंट 2, और ये हो गया आपका कंपोनेंट से मिलाए तो सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ कंपोनेंट 1 के एग्जांपल कौन हो गए, वाटर। शुगर अगर लिया हमने तो शुगर सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट लिया तो सलाइन वाटर, सलाइन मतलब नमकीन, सॉल्टी वाटर, ठीक है। तो सलाइन वाटर हम लोग बोलते हैं इसको कि नमकीन पानी का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लेते हैं आपको जैसे क्लोरोइथेन ले लिया हमने प्लस ब्रोमोइथेन का मिक्सचर, ठीक ना, तो ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमोइथेन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमो इथेन। चूंकि प्रॉपर्टी तो चेंज होना नहीं है तो कोई नया कंपाउंड नहीं आएगा, इसलिए दोनों का नाम जोड़ के ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन आप ले लीजिए, सॉल्वेंट मान लीजिए बेंजीन हो गया, और ये टोलुइन हो गया, तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सॉल्यूशन किस में आता है, ये सॉल्यूशन किस में आता है, ठीक है। वैसे मोटे मोटे तौर पे ये बात आप समझ लीजिए
कि हम लोगों को इस चैप्टर में यानी कि सॉल्यूशन में एक तो पहले पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, और लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ये अगले वीडियो में क्लियर होगा कि जब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो तब हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में और डीप चले जाएंगे, और डीप जाने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है और इस चैप्टर का मेन थीम जो है वो क्या है। तो आगे हम लोग देखते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स और भी कई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता हो सकते हैं। और भी कई विशेषताएं हो सकती है किसी घोल की, लेकिन ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं। जैसे साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा यानी कि जो घुलने का जो कण होंगे उनका जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, nm का मतलब होता है नैनोमीटर, ठीक ना। 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। अब आप समझ लीजिए कि 1 नैनोमीटर का मतलब हो गया, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर का कितना पार्ट, आप जोड़ के देखिए, 10 पर 9 जीरो जा रहा है, यानी कि 1 बिलियन पार्ट। 1 बिलियन का मतलब हो गया लगभग 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो 10 करोड़ हो जाएगा पार्ट, 1 बिलियन, ठीक है। 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ 1 मीटर, यानी 1 मीटर लंबा इतना होगा, उसका हम लोग 10⁹ पार्ट कर रहे हैं। 10 kरोड़ हिस्सा बराबर बराबर बांटेंगे तो उसमें जो एक साइज आएगा उससे भी छोटा इसका साइज होता है पार्टिकल्स का, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर से इसका साइज पार्टिकल्स का क्या होता है, छोटा होता है। ये हो गया पहली बात। दूसरा तो ये होमोजेनियस नेचर का होता है, यानी कि समांगी होता है, चारों तरफ बराबर मिला होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट। अब टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? तो टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, जब आप लाइट के सोर्स को आप जलाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स पे, तो वो क्या करता है, स्कैटर होता है। ये सब कोलॉइड के प्रॉपर्टी हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक। तो कोलाइडल पार्टिकल्स के ये दोनों प्रॉपर्टी हैं, तो ये सॉल्यूशन नहीं दिखाता है। इसके बाद हम लोग बात करें दिस पार्टिकल्स आर नॉट सेपरेटेड, मतलब नॉट सेपरेटेड का मतलब क्या हो गया, अलग होना। इनके पार्टिकल्स नॉर्मल फिल्टर पेपर से अलग नहीं होते हैं। आप चीनी और पानी को मिला दीजिए और चाहिएगा कि नॉर्मल फिल्टर पेपर जो लैब में आपके होगा उससे हम अलग कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया जाता है कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। उससे भी आप देखेंगे तो क्या होगा कि पार्टिकल्स अलग नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नॉर्मल फिल्टर पेपर से इसके पार्टिकल्स सेपरेट नहीं होते हैं। इसके लिए कई सारे फिजिकल प्रोसेस सेपरेशन के अलग अलग बताए गए हैं, ठीक। तो ये नॉर्मल फिल्ट्रेशन से इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज पार्टिकल्स आर नॉट सेडिमेंटेड और सेटल डाउन। सेडिमेंटेड का मतलब क्या हो गया कि आप समझिए कि नॉट प्रिसिपिटेटेड, प्रिसिपिटेटेड मतलब अवक्षेप जानते हैं, नीचे बैठना, नीचे बैठना। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, आप चीनी पानी का घोल बना दीजिए और चाहिएगा कि 10 दिन बाद भी छोड़ दें तो चीनी नीचे बैठ जाएगा, तो ऐसी संभावना नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ बताया गया है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्वेंट के हों या सॉल्यूट के हों, सॉल्यूशन जब एक बार बन जाएगा तो वो नीचे बैठेंगे नहीं। लेकिन वही आप बालू को ले लीजिए, सैंड को ले लीजिए और पानी में मिला दीजिए, क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। आप ब्लड को भी ले लीजिए, ब्लड जो लेते हैं वो कोलॉइड होता है,
वो भी कुछ टाइम बाद नीचे क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग होने लगता है। ठीक, तो ये चीज़, ये जो हमारे मेन जो फीचर हैं वो किसके फीचर हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता हैं, तो सॉल्यूशन के मेन है। अभी कई सारे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए जाएंगे और आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग समझते चलेंगे। अगला हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा आज के क्लास का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये अगले क्लास का टॉपिक है, ये भी बात ध्यान देना है। आज का नहीं है टॉपिक, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से स्टार्ट भी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसा कि आपको ये बात पता है कि हम लोग कभी भी जब किसी चीज़ को बांटते हैं तो बिना किसी बेस के नहीं बांट सकते हैं, ठीक ना। इवन आपका जो क्लासिफिकेशन हुआ है, अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप कभी ऐसा क्वेश्चन आप पूछते होंगे अपने आप से या नहीं पूछते होंगे कि आप क्लास 12th में क्यों हैं। कारण है उसका, क्या कारण है, तो कारण ये है कि आप 11th क्लास का एग्ज़ाम दे के आए हैं, इसलिए आप क्लास 12th में, ठीक ना। और क्लासिफिकेशन जो होता है वो काम को क्या कर देता है, आसान बनाता है। कैसे आसान बनाता है, तो आप अगर अपने क्लास में 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं, एक टीचर जाता है और 40 मिनट या 45 मिनट का क्लास करता है और सबको एक बार में 45 मिनट में 50 लोगों को पढ़ा के चला है। लेकिन अब सोचिए कि अगर इंडिविजुअल या अगर व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना होता और हर एक लोगों को 40-40 मिनट पढ़ाना होता तो एक टीचर से संभव था? नहीं था, क्योंकि टाइम तो 24 घंटा ही है। चूँकि सब लोगों का नीड एक है, ज़रूरत एक है, इसलिए एक जगह बैठा दिया गया और एक टाइप का कंटेंट चला दिया गया। इससे क्या काम हो गया, काम आसान हो गया, समय की बचत हो गई। समझ आ रहा है? तो ये किसकी देन है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की देन है। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी जब वर्गीकरण होगा, कोई भी अगर हम प्रकार में बांटते हैं तो कोई ना कोई आधार जरूर होता है। क्या आधार है भाई, तो सॉल्यूशन को हम 5 आधार पे, 5 मुख्य रूप से मेजर, इसका जो ये टाइप जो है हमने कवर किया हुआ है कि इतने टाइप से हम लोग इसको बांटते हैं। और उम्मीद है कि ये 5 टाइप जब हम पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पे, यानी अवयवी कणों, अवयव के संख्याओं के बेस पे जो आप अवयव मिला रहे हैं, यानी सॉल्वेंट सोल्यूट कितना मिला रहे हैं, चीनी, पानी, नमक मिला दिए, कितना कंपोनेंट हो गया, 3 कंपोनेंट। क्या बोलेंगे इस सॉल्यूशन को, चीनी पानी मिला है, कंपोनेंट कितना है, 2 है। चीनी ले लिए, पानी ले लिए, नमक ले लिए और उसमें हमने थोड़ा सा लेमन का जूस मिला दिया, लेमन मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए, 4 हो गए। चीनी ले लिया, नमक ले लिया, पानी ले लिया, लेमन ले लिया और उसमें थोड़ा सा हनी मिला दिया, शहद, कितने कंपोनेंट्स हो गए, 5 कंपोनेंट्स हो गए। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पे सॉल्यूशन को हमने क्लासिफाई किया कि अगर दो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होगा तो क्या बोलते हैं, 3 होगा तो क्या, 4 होगा तो क्या, 5 होगा तो क्या, इसी तरह से। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है तो क्या होगा, लिक्विड अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस है तो सॉल्यूशन क्या होगा। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट पानी है, सॉल्वेंट अल्कोहल है, सॉल्वेंट बेंजीन है, सॉल्वेंट दूसरा कोई कंपोनेंट है, दूसरा कोई सब्सटेंस है, तो उसके बेस पे सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चौथा हमारा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी घुलनशीलता, विलेयता के आधार पे, ठीक ना। अब विलेयता टॉपिक यहाँ है, विलेयता हम लोगों को पढ़ाना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है। तो विलेयता के आधार पे आपने सॉल्यूशन तो पढ़ा होगा क्लास 9th में ही, उसमें आपने ये पढ़ा होगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त घोल, असंतृप्त घोल और अति संतृप्त घोल। वो किसके बेस पे होता है, वो घोल का टाइप तो है, प्रकार तो है, लेकिन किसके बेस पे, तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे। तो पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी को समझेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण के आधार पे हम लोग सॉल्यूशन को 2 टाइप में बांटते हैं मोटे मोटे तौर पे। एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपने सुना भी होगा सांद्र और तनु, ठीक ना। तो ये जो सारे हमारे टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक हम उम्मीद करेंगे कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और आप लोग अपना कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ये हमारा दूसरा जो चैप्टर है,
हम भरपूर कोशिश करेंगे कि एकदम आसानी से आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। और आप लोग जितना लगातार वीडियो देखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों को भी सहजता होगी क्लास को समझने में, और आपका सिलेबस भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।